नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा थर्ड चैप्टर आ चुका है फिजिक्स का और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी कंसेप्ट हम आप आज की वीडियो में सीखेंगे क्योंकि कंसेप्ट ही है जो फिजिक्स को और ज्यादा इजी बना सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही उड़ता उड़ता तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आऊंगा। कंसेप्ट बताऊंगा, क्लियर से कंसेप्ट रहेंगे और काफी अच्छे से आपको समझ आएंगे और जो भी एंट्रेंस एग्जाम रहेगा आप उसमें इजिली जो कर पाओगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 12th वाला मैंने सब कुछ यहाँ पे चेप दिया है, करवा दिया वही वाला नहीं दोस्तों। ये जो है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा रहेगा लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स, ठीक है दोस्तों। ये वाला चैप्टर आपने काफी पढ़ा भी होगा, कई बच्चों को ये इजी भी लगता है, बट यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ सिखाऊंगा। बाकी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वो सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जब दोस्तों लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है, एंड फोर्स की। तो सबसे पहले हमारे लिए फोर्स के बारे में जान लेना जरूरी है क्योंकि फोर्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारे जो भी बॉडी है उसके अंदर मोशन आता है, ठीक है। फोर्स के बिना मोशन आना पॉसिबल नहीं है, कि आप जानते हैं, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, ठीक है, उसी के कारण जो है वो मोशन आता है बॉडी में। तो सबसे पहले हमारे लिए फोर्स के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन पे चलेंगे। तो फोर्स क्या है दोस्तों? फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्स हमारे पास रहता है जब किसी बॉडी को हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। तो उसकी पोजीशन में जब कोई चेंज आता है, याद रखिए उसकी पोजीशन में जब कोई चेंज आता है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि उस पर फोर्स अप्लाई हुई है। तो वही तो है फोर्स। यहां पर मैं सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि किसी बॉडी पर जब हम पुश करते हैं या किसी बॉडी को जब हम खींचते हैं, ठीक है, या धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और इस केस में हमारे पास वर्क डन भी हो रहा है। तो वर्क डन भी तो यहीं से निकल आया, ठीक है दोस्तों, यहीं से निकल आया, उसकी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब हमारे पास मेनली फोर्स तो काफी ज्यादा टाइप की रहती है, पर मेनली दो टाइप की फोर्स रहती है। एक रहती है बैलेंस फोर्स, एक रहती है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब बैलेंस फोर्स क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं आप, यहां से कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसके द्वारा भी तो जो न्यूटन्स के लॉ है आपको पता ही है कि बॉडी पर अप्लाई करते हैं फोर्स तो बॉडी द्वारा भी तो रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। एक्शन लगा रहे तो रिएक्शन भी तो होगा, ठीक है। तो जब भी हम इन फोर्सेस का, ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये आपके पास 2 न्यूटन रहता है, ठीक है, ये आपके पास 3 न्यूटन रहती है और अगेन आपके पास जो इसके द्वारा रिएक्शन लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है -3 न्यूटन का, ठीक है, और -2 न्यूटन का। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या रहेगा? जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं बैलेंस फोर्स में, तो बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट होता है हमारे पास 0, ठीक है। रिजल्टेंट जब इनका आप रिजल्टेंट निकालोगे, इनको आप आपस में जोड़ोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा 0, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो फोर्स बैलेंस है, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? जब भी रिजल्टेंट आपका 0 नहीं आएगा, इस केस में फोर्स जो होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। तो समझ गए ना, फोर्स का कंसेप्ट आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज आप रख लीजिए, ठीक है, 4 भुजाएं जिसकी समान हो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्या दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर भी दिया गया है डायग्राम, यहां पर भी एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे समझेंगे इस लॉ को, ठीक है। बोलता है कि अगर कोई फोर्स है, ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट्स को हम किसी पैरेललोग्राम से शो करें तो कैसे करेंगे कि अगर किसी बॉडी पर, मान लीजिए यहां पर हमारे पास बॉडी दी गई है कोई भी, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक आपकी कर रही है पी फोर्स एक्ट कर रही है, एक आपकी क्यू फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही है यहां पर P फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर आपकी Q फोर्स एक्ट कर रही है। तो जब भी हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो उसके डायगोनल द्वारा निकाला जाएगा। ये आपका डायगोनल आ गया बीच में, ठीक है, ये आ गया आपका डायगोनल, और जो इंटरसेक्ट करेगा इन दोनों फोर्सेस को एट अ पॉइंट O, ठीक है, एट अ पॉइंट O कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास आप देखोगे तो इसमें क्या, ये रिजल्टेंट भी शो हो रहा है जो यहां पर डायगोनल द्वारा हम शो कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है दोस्तों। यहां से आप देख सकते हो ये आपका रिजल्टेंट रहेगा, डायगोनल जो इसका रहेगा, यहां पर एंगल यहां पे बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम जो है फोर्स कैसे, देखिए यहां पर रिजल्टेंट किस तरह से शो करेंगे, R इक्वल्स टू रूट ऑफ, हम यहाँ पे सभी का जो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq cos अल्फा। ठीक है, यहां पर हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला आप रिजल्टेंट याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है जो आप आगे क्वेश्चन करोगे उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में कि कोई दो फोर्सेस आपको दी जा सकती है, देन उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। और cos अल्फा जो दिया है, अल्फा इसमें एंगल रहता है। ठीक है, ये अल्फा वाला एंगल याद रखिए। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये बनता है दो साइड्स के बीच में। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स होती हैं, यहां पे आप नीचे देख सकते हो, यहां पे दो साइड्स दी गई है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा रहता है। ठीक है, तो अल्फा भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अल्फा अल्फा जो आप बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से। ठीक है, अल्फा यहां पर आ गया आपके पास। बाकी ये आपका रहेगा कि दो साइड्स के बीच में बनता है, कहां कहां, यहां पर आपके पास क्या रहेगा, ये आपकी जो साइड रहेगी। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम आ गया। तो जब भी हम अल्फा की बात करते हैं तो वो आपका बन जाता है दो साइड्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर आपका अल्फा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया यहां पर अल्फा। और कंप्लीट अल्फा यहां पर रहेगा, अल्फा यहां पर थीटा आपका रहेगा, एंड कंप्लीट जो आपका एंगल आ जाएगा वो अल्फा प्लस थीटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गया ना इस कंसेप्ट को। इजी सा कंसेप्ट है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है इसका फॉर्मूला जो ये आप पढ़ लीजिए रिजल्टेंट का, कि R इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड cos अल्फा। अल्फा जो एंगल रहेगा दो साइड्स के बीच में पैरेललोग्राम की, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तो तीन लॉ दिए थे न्यूटन्स ने मोशन के लिए, और वो आप जानते भी होंगे, काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो देखिए, फिजिक्स जो है तो न्यूटन्स के लॉ पर ही आधारित कही जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन का काफी ज्यादा योगदान रहा था फिजिक्स में। तो कंसेप्ट समझिए, जब तक हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लॉज ऑफ मोशन में और फोर्सेस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों समझते हैं, चलिए इस चीज को। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखिए यहां पर हमारे पास ये सरफेस बना लीजिए, कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी है। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर कोई बॉडी रख देता हूं, कोई भी आप पार्टिकल बॉडी कुछ भी रख दीजिए यहां पर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मोशन में नहीं आएगी। अगर रेस्ट पर है तो मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, यहां से यहां मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, मोशन में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते वो रेस्ट में नहीं आएगी। तो यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कि जब तक कि हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक जो है तो वो ना तो वो रेस्ट में आती है ना तो वो मोशन में आती है। ठीक है, वह अपनी जो उसकी स्टेट है उसी में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अब आप बोलोगे सर कि अप्लाई फोर्स कैसे अप्लाई करोगे, मान लीजिए कोई बॉल है, उसको हम ग्राउंड में फेंकते हैं, वो तो अपने आप ही रुक जाती है। तो ऐसा नहीं है, उस पर भी तो एक्ट कर रही है ना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसके कारण वो बॉल क्या कर रही है, रेस्ट में आ रही है। ठीक है, इसी कारण वो बॉल रेस्ट में आ रही है। और कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप पानी नीचे फेंकते हो या फ्लूइड कोई भी रख लीजिए, तो उस केस में भी तो आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है, तभी वो मोशन में आ रहा है। फ्लूइड भी तो मोशन में आ रहा है इसी कारण, क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा फोर्सेस एक्ट होती है, तो ये आप याद रखिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में दो इनर्शिया रहते हैं हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है एक, ठीक है, और एक रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाते। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, स्थिर है, कहीं एक जगह पर है, समझ रहे हो ना कंसेप्ट को, किसी एक जगह पर है तो वो एक किसी जगह पर ही रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल या बाहरी बल जो है नहीं लगाते हैं। तो समझ आया ना, बिल्कुल कंसेप्ट समझिए, आपको इजी आ जाएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया आखिर होते क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो अगला रहेगा सेकंड लॉ रहेगा। फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया उम्मीद है। सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। अब देखिए क्या बोलता है कि द फोर्स अप्लाइड, ये आपके पास कोई फोर्स है, ये आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो,
अब फोर्स के ऊपर ये जो तीर जैसा मैं लगा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे ये तीर जैसा क्या है। तो दोस्तों ये तीर इसका शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर होती तो ये तीर शो नहीं होता, इसीलिए ये जो बार जैसा मैं शो कर रहा हूं, एरो शो कर रहा हूं, इसी के लिए कर रहा हूं कि ये कांस्टेंट नहीं है और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ये याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इजी कंसेप्ट समझाया। स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट ही है दोस्तों, यहां पर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, स्केलर वेक्टर का ही कंसेप्ट है। अब कहता है कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। आ गया ना दोस्तों समझ? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वह फोर्स इक्वल होती है एक तो उस बॉडी का मास और एक जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो सकती है उसमें, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है उस बॉडी में। ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी का कंसेप्ट रहता है या जो भी रहता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों देखिए F इक्वल्स टू ma, ये हमारा जो रहता है न्यूटन सेकंड लॉ हम कह सकते हैं। ठीक है, और मोशन, बाकी इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसमें रहता है। ठीक है, ये वाला लॉ भी इसमें रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम p से डोनेट करते हैं। ठीक है, और dt टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों इस केस में आप क्या देख सकते हैं, लॉ ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हम बात करते हैं v वेक्टर, ये आपके पास आ गया दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इजी वे में समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इसमें इजी सा कंसेप्ट रहता है। ये लीनियर मोमेंटम आपका आ जाता है और इसमें आप देख सकते हो कि फोर्स यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट ही रहेगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कभी नहीं बदलती, चाहे आप पृथ्वी पर चले जाओ चाहे चांद पर चले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर जो वेट रहता है वो बदलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। थर्ड लॉ पे चलते हैं कि थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ काफी ज्यादा इजी रहता है दोस्तों। थर्ड लॉ की जब हम बात करते हैं तो थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बस यही तो है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये कैसे इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है, देखिए टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, जब आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, यानी कि एक्शन, ठीक है, एक्शन लगा रहे हो, कोई एक्शन फोर्स लगा रहे हो, तो इसके द्वारा भी आप पर जो है फोर्स लगाया जाएगा, उतना ही जितना आप इस पर एक्शन लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उतना इसके द्वारा आप पर फोर्स लगाई जाएगी, यानी कि रिएक्शन। ठीक है, उस एक्शन के बदले में रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कोई दीवार है, उस पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो दीवार के द्वारा भी आप पर फोर्स लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए ना आप? या आप हिंदी में समझना चाहते हो तो हर क्रिया के विपरीत जो है तो एक प्रतिक्रिया होती है, बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये आपके न्यूटन्स आ गया था हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हमने कर लिए। अब जो हमारे पास रहेगा वो आएगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट भी समझिए, लीनियर मोमेंटम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको वही समझाया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है m एंड v, वेलोसिटी जो वेक्टर रहता है, ये हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, लीनियर मोमेंटम रहता है। ठीक है, p वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो v वेक्टर लिख दीजिए एंड m v वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास रहता है लीनियर जो मोमेंटम। तो यहीं से डेफिनेशन आपकी आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इजी सा है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा हम उसे लीनियर मोमेंटम कहेंगे। और यही कंसेप्ट जो उसमें भी रहता है, न्यूटन सेकंड लॉ में रहता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इन दोनों में जब चेंज आएगा, dmv में जब चेंज आएगा तो ये dp अपॉन dt जब बन जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ भी बन जाता है। यहीं से आप p की जगह mv भी यहां पर, ठीक है, तो ये चेंज इसमें आ जाएगा mv में, जो मास में चेंज नहीं आता इसीलिए कांस्टेंट रहती है। बाकी दोस्तों
वेलोसिटी तो आपकी चेंज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देख सकते हैं आप, इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी रहती है, फाइनल जो वेलोसिटी रहती है, उसका जब हम सम करते हैं तो इक्वल्स ही आता है। जो मास तो हमारे पास रहता ही है कांस्टेंट, बाकी जो इनिशियल एंड फाइनल रहता है बिफोर कोलिजन, कोलिजन करने से पहले। लीनियर मोमेंटम में कोलिजन तो होगी पार्टिकल के बीच में, ठीक है, कोलिजन होगी तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कहता है कि वेलोसिटीज जो होती है वो क्या रहती है, ठीक है दोस्तों, ये शो की जाती है, वेलोसिटीज इस द्वारा शो की जाती है m1, ठीक है, u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये रिलेशन याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि इसमें देखोगे आप u1 और u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज हैं कोलिजन से पहले, और v1 और v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटीज हैं कोलिजन के बाद। तो जब भी हम कोलिजन्स की बात करते हैं कि नहीं, दो पार्टिकल्स के बीच में जब कोलिजन होती है, उनका मास m1 और m2 है, कांस्टेंट मास रहता है, तो इस रिलेशन द्वारा जो है शो किया जाता है। तो ये रिलेशन आप याद रखिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं, बाकी हमारा कंसेप्ट रहता है इंपल्स का। अब इंपल्स क्या होता है दोस्तों, देखिए इंपल्स से समझ आइए, एक वर्ड ही जो है तो सबको डिफाइन कर देता है। इंपल्स क्या है, एक इंपैक्ट ही तो कह सकते हैं हम, इंपैक्ट, किसी पॉइंट पे इंपैक्ट, ठीक है, किसी पॉइंट पे जब इंपैक्ट होता है, ठीक है, अब किसी पॉइंट पे इंपैक्ट हो रहा है, इट मींस किसी पॉइंट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी तो किसी पॉइंट पे इंपैक्ट हो रहा है। बिना फोर्स अप्लाई किए किसी बॉडी पे आप इंपैक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है, किसी भी चीज को। अब मान लीजिए ये पेन भी है, यहाँ पर पेन की ये निप है, अगर मैं इसे उंगली से टच भी करता हूं, अगर इसे धकेलता भी हूं, यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है इस चीज का, तो ये भी एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जो एवरेज फोर्स लेते हैं हम इस चीज की, ठीक है, एवरेज फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट होता है एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स। अब एवरेज फोर्स क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने यहां पर लगा दी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पे एक फोर्स लगा दी आपने 2 न्यूटन की, एक लगा दी आपने 4 न्यूटन की, 2 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन, और आपने लगा दी यहां पर 3 न्यूटन की फोर्स। जब आप इसका एवरेज निकालोगे क्या आएगी, 3 एंड 2 5, 5 एंड 4 9, तो ये आपका आ जाएगा 4.5, ठीक है दोस्तों, 4.5 आपकी सॉरी जी 4.5 आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, नो 3 आ जाएगी। 3 जो आपकी आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगी, एवरेज फोर्स आ जाएगी, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और टाइम क्या रहेगा दोस्तों आपका, टाइम आपका जो रहेगा, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर टाइम में ही, ठीक है, यहां पर इंपैक्ट कर दी ये सारी फोर्सेस, तो टाइम आपका सेम रहेगा। बट अगर अलग अलग 2 न्यूटन आपने, ठीक है, 2 सेकंड पे लगाई, ठीक है, 3 सेकंड पे लगाई, या आपने यहाँ पे 4 सेकंड पे, तो ये टाइम भी बदल रहा है। तो अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग टाइम यहाँ पे रह रहा है, तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो इंपल्स की इंपैक्ट किस तरह से पड़ा है, एवरेज फोर्स निकाल लीजिए, और टाइम जो आप निकाल सकते हो, एवरेज टाइम इसका रहेगा, या जो भी टाइम रहता है दोस्तों, वहां से आप इजिली जो है इस चीज को भी क्लियर कर सकते हो। बाकी क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, इंपल्स के बाद हमारा पास आता है दोस्तों एप्रिएंट वेट, ठीक है, एप्रिएंट वेट भी समझने की कोशिश करते हैं कि एप्रिएंट वेट भी क्या होता है, क्योंकि एप्रिएंट वेट भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे एप्रिएंट वेट की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट वेट होता है ये, ठीक है, एक्चुअल वेट से ये थोड़ा क्या कह सकते हैं, एक्चुअल वेट से ये अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक लिफ्ट का, ठीक है, एक लिफ्ट का एग्जांपल दिया है। अब किस तरह से समझेंगे एक लिफ्ट के एग्जांपल को, चलिए वो समझ लेते हैं। आपके पास यहां पर एक लिफ्ट का एग्जांपल दिया है, चलिए समझ लेते हैं इस चीज को। अब देखिए कोई लिफ्ट जब ऊपर जाती है, ठीक है, जो हमारा उसमें वेट होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो एक्चुअल वेट से, जो एप्रिएंट वेट होता है हमारा, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है। तो ग्रेविटी इस केस में जो मास है हमारे पास दोस्तों, ठीक है, वो इस मैंने बोला था इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, बट ग्रेविटी इसमें पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव है भी, तो G प्लस ए हमारे पास क्या रह जाता है, ये आपका आ जाएगा इसमें केस में एप्रिएंट वेट, ठीक है, जब अपवर्ड जा रही है। जब डाउनवर्ड आ रही है तो हमारे इस केस में जो ग्रेविटी होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, बट नेगेटिव में आएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, ये समझ गए ना आप कंसेप्ट। एपरेंट वेट जब अपवर्ड गए तब हमारे पास ये रहा, ठीक है, m इंटू जी प्लस ए एंड m इंटू जी माइनस ए जब डाउनवर्ड आए। तो ये एपरेंट वेट के कंसेप्ट रहेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, ठीक है। एपरेंट वेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इस चीज को समझना जरूरी था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, इसीलिए इसको मैंने ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया, बट जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जो इसमें रहेगा आपका मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। अब ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट वाला कंसेप्ट बहुत ही कम पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने इसमें ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि कभी कभार जो है इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसमें भी जो है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आपके पास दिया है, ठीक है। F इक्वल्स टू m2a इक्वल्स टू f m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला आपका फॉर्मूला रहेगा, या ठीक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फॉर्मूला रहेगा कि अगर जो मोशन है, ब्लॉक्स है, कोई कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में दो ब्लॉक्स है, तो उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह से निकालेंगे, एक ब्लॉक का m1 मास होगा, दूसरे ब्लॉक का m2 मास होगा, ठीक है दोस्तों। बट फोर्स तो एक ही अप्लाई हो रही है, क्योंकि क्या है वो बॉक्स जो है, ये बॉक्स रख लीजिए आप या ब्लॉक रख लीजिए, ये ब्लॉक क्या है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट में है, मास इसके अलग अलग होंगे बट फोर्स तो एक ही अप्लाई हो रही है इस चीज पे। ए जो ए ब्लॉक होगा या बी ब्लॉक होगा, तो इस पे आप आसानी से जो निकाल सकते हो दोस्तों अपना जो रहेगा आपका। अब फॉर्मूला क्या लगता है दोस्तों, देखिए ये एक्ट जो करेगा, हम जब बात करते हैं ए की एक्सेलरेशन की, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन को समझिए। एक्सेलरेशन इसमें आपके पास जो होगी वो रहेगी आपकी F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा m2, ठीक है। इस तरह से एक्सेलरेशन होगी, और यहां से आप F इक्वल्स टू m में निकाल सकते हो, यहीं से m a की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी फोर्स जो है आ जाएगी, इसको स्मॉल f ले लीजिए, और यहां से आपकी f की वैल्यू जो आ जाएगी जो कांटेक्ट फोर्स होगी। इजी सा कंसेप्ट है, न्यूटन सेकंड लॉ आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑन स्मूथ मूवेबल वेज। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक बैलेंस सिचुएशन स्टेट कह सकते हैं आप, ठीक है, जिस स्टेट पे जो है कोई चीज बैलेंस्ड है, ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अब ब्लॉक कोई मूवेबल वेज है हमारे पास, वेज कैसा है, ऐसा वेज ले लीजिए, चलिए इसको थोड़ा और, हाँ जी, कोई ऐसा वेज ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, अब यहां पर हमारे पास रहेगा मूवेबल वेज है ये, ठीक है, कहता है ये मूवेबल वेज है, इस पर क्या है, एक ब्लॉक है, यहां पर आप एक ब्लॉक रख दीजिए, ये आपका कोई भी ब्लॉक आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद आपका क्या रहेगा, इस पर जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, वो हमारा mg आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप जो है तो mg इजिली ले सकते हो। बाकी दोस्तों ये आपकी एक फोर्स यहां पे रहेगी F, ठीक है, F इक्वल्स टू ma वाली, यहां पर ma वाली जो मैं आपको बता दूंगा बाद में, और यहां पर इसके जो है वेक्टर्स जो रहेंगे वो यहां से रिजॉल्व हो जाएंगे, जो कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपके रहते हैं वो यहां से सेंटर से इसके रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इजिली आप डायग्राम यहां से भी देख सकते हो, चलिए यहीं से मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ पे जो फोर्स है F इक्वल्स टू mg, F इक्वल्स टू ma, और यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हो n के द्वारा, ये नॉर्मल रिएक्शन है इसका, ठीक है, n cos थीटा इसके आगे कंपोनेंट्स, n sin थीटा इसका कंपोनेंट आ गया। बाकी दोस्तों जब बात करते हैं हम, यहाँ पे दिया गया एक ब्लॉक ऑफ मास m बी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज, ठीक है, मास m which in turn is placed on a smooth surface, ठीक है, if force F is applied on the wedge horizontal acceleration of a wedge and block A, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी इसमें F अपॉन m प्लस स्मॉल m। अब जो कैपिटल M है वो किसका है दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल M दिया है, वो मास रहेगा आपका जो वेज होगा, ठीक है, और जो आपका रहेगा जो स्मॉल m होगा वो आपका मास रहेगा ब्लॉक का,
समझ रहे हो ना इस चीज को? जो कैपिटल एम होगा वो मास रहेगा इस वेज का, और जो स्मॉल एम होगा वो ब्लॉक का मास रहेगा। तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस दोनों में होगी, ठीक है, बट फोर्स तो एक ही अप्लाई हो रही है, फोर्स तो एफ अप्लाई हो रही है। आप कोई अलग से, अब ब्लॉक पर आप कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहे हो, या वेज जो वेज दिया है उस पर अलग से फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस केस में क्या रहेगा आपका, इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा एफ, जो एक्सेलरेशन रहेगी, ठीक है, वो रहेगी एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। अब ये कैसे आया दोस्तों, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ इसमें लग गया है, F इक्वल्स टू एम ए वाला, यहीं से सीख लेते हैं एम ए वाला। अब एम तो यहां पर एक कैपिटल एम पी है, ठीक है, और स्मॉल एम पी है, तो एम यहां पर ऐसे मास ये हो जाएगा यहां पर टोटल, ठीक है। बट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन वही लगेगा, फोर्स ये रहेगी, यहां पर डायरेक्ट किया गया है, मैं आपको कंसेप्ट पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। और यहां से ए आप निकाल सकते हो, ए आपका आ जाएगा, जब आप इसको यहां ले जाओगे तो एम अपॉन एम ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहां पर आ जाएगा आपका, समझ गए ना। यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ रखा है, न्यूटन सेकंड लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर इक्विलिब्रियम ब्लॉक, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, अब कैसे इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाया जाए, इसके लिए कौन से कंपोनेंट दायित्व रहेंगे। एक एन कोस थीटा आपका नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है, कोस थीटा एन कोस थीटा इक्वल्स टू, अब एन कोस थीटा के जो सामने अपोजिट कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, देन उसके बाद कौन कौन सा लग रहा है, देखिए एम जी, जो एम जी भी लग रहा है, ठीक है, एंड एन साइन थीटा, एन साइन थीटा भी है और एम ए भी है, ठीक है, एन साइन थीटा एंड एम ए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि एन कोस थीटा जो है वो इक्वल्स है, किसके इक्वल है, हम कह सकते हैं ना एन कोस थीटा जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हो, डायग्राम से ही देख सकते हो आप। और एन साइन थीटा जो है वो इक्वल है एम ए के, वही तो यहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हम इक्वल कर सकते हैं किसके, जी टेन थीटा। अब यहां पे टेन थीटा कहां से आया ये भी समझाता हूं अभी। देखिए दोस्तों जब भी हम बात करते हैं इस कंपोनेंट की, ठीक है, अब ए तो आपके पास पता ही है आपको, एफ अपॉन एम प्लस एम रहेगा, ठीक है, यहां से आपका आ गया। बाकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका रहेगा, ठीक है, टेन टेन थीटा वहां से आ गया आपका, ठीक है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपका बच जाएगा ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। वहीं से आप एफ जो इजीली निकाल सकते हो, कैसे, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए की वैल्यू एफ अपॉन एम प्लस एम है, तो वो पुट कर दीजिए, और यहाँ से इधर ले जाइए एम प्लस एम को, यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगी पूरी वैल्यू आ जाएगी, और आप इजिली जो है निकाल लेंगे, क्या आएगा आपके पास, एम प्लस एम, ठीक है, इंटू जी टेन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो रहेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो दोस्तों ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला। बाकी दोस्तों ये मासलेस स्ट्रिंग्स में जब कनेक्ट किए जाते हैं मोशन ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मैंने कई बार पूछा जाता है, बट ये तो है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इसकी आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, या कोई टॉपिक्स आपका रहता है इंपॉर्टेंट वाला, मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसमें भी रहता है। बाकी चलिए बात करते हैं अभी हम जो आगे फ्रिक्शन पे अपने, ठीक है, चलिए फ्रिक्शन पे बात कर लेते हैं। अब फ्रिक्शन पे बात करने से पहले फ्रिक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फ्रिक्शन देखिए दोस्तों जब भी कोई सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, इस पे कोई बॉडी है, इसके कांटेक्ट में है बॉडी, ठीक है, ये कोई पेवमेंट ले लीजिए, ये आ गया हमारा पूरा सरफेस। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं, यहां पे भी समझा देता हूं अच्छे से, ये ग्राउंड रख लीजिए, यहां पर हमारे पास ये बॉडी रख लीजिए, ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि इस बॉडी का सरफेस, ठीक है, इस बॉडी का सरफेस और इस बॉडी का सरफेस, यहां पर भी इस बॉडी का सरफेस और इस बॉडी का सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, तो पार्टिकल्स के बीच में अब दिखेंगे आपकी लाइंस भी होती हैं या कुछ भी रहता है, ठीक है, तो वो क्या आपस में जकड़ जाते हैं एक दूसरे के, इस तरह से कांटेक्ट में आते हैं कि जकड़ जाते हैं, और वो एक तरह से रेजिस्ट करता है, जो ग्राउंड में फोर्स होती है वो रेजिस्ट करती है किसी चीज को उसके ऊपर जाने से और रोकती है उसे, वही फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, वही तो है फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइड कर रही है कोई चीज, ठीक है,
इसके कांटेक्ट में ये चीज आ रही है, इसके कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा, इस चीज को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, रोकेगा। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, एक रेजिस्टिंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है, अपोज करती है किसी भी चीज को, हर चीज को ये क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है। फ्रिक्शन ही दायित्व अदा करता है, या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ही मेन रोल निभाता है किसी भी पार्टिकल को रोकने में। तो दोस्तों यहां से आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन क्या है। बाकी आपके पास रहता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, इसका भी आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है दोस्तों, कोई अगर आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, कहता है कि अगर कोई आपके पास पार्टिकल है तो वो किसी सरफेस पर है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है उस सरफेस पर मूव करने की, ठीक है, मूव अभी कर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है अभी मूव करने की। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, टेंड टू मूव ओवर द सरफेस, तो वो क्या रहेगी हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी। समझिए, चीजों को समझिए, समझना सीखिए, तब जाके आप इजीली जो है इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद इसमें कंसेप्ट आपका यही रहता है। देखिए यहाँ पर आप ग्राफिकली भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये दिया गया आपका अप्लाइड फोर्स, बट इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दोस्तों वो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, जिस ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जहां से अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, पर अभी मूव किया नहीं है, बट एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जहां से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े बस बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो उस केस में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसको कह सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जब का जो कंसेप्ट रहता है वो यही रहता है कि जब बॉडी जो है किसी सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर दे, इस सरफेस पर मान लीजिए ये बॉडी मूव करना यहां से स्टार्ट कर दे, तो उस केस में ये क्या रहेगा दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, ठीक है। स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन में मतलब समझ आ गया ना। स्टैटिक में अभी मूव किया नहीं है बट कोशिश कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में अब वो स्टेट पहुंच चुकी है जहां पर कि अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन दोस्तों देखिए कुछ तरह की जो सिमेट्री होती है वही उसी में देखा जाता है, जैसे हमारे पास सिलेंडर आ गया, व्हील आ गया या डिस्क आ गई, ठीक है, उसमें ही क्या, क्योंकि वो रोल होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन ही तो आएगी। कोई ड्रम ले लीजिए, गोल ड्रम ले लीजिए या रोलिंग ड्रम ले लीजिए, उसमें भी क्या आ रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन आ रही है जब हम उसके कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपके पास फॉर्मूला दिया गया है इसका, आप देख सकते हो, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन R। N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, R जो आपका रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद R जो आपकी आ जाएगी वो रेडियस आ जाएगी, किसी जो व्हील होगा आपका, सिलेंडर होगा, उसकी रेडियस आ जाएगी, और म्यू आर एन अपॉन आर यहां से आप निकाल सकते हो। म्यू क्या है, कांस्टेंट है दोस्तों, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, या कांस्टेंट भी डायरेक्ट कह सकते हैं, तो ये कांस्टेंट रहता है। बाकी इसमें अल्फा तो आपको पता ही है कि एंगल बनता है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये आपका रहेगा। बाकी इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दोस्तों, मैंने आपको बताया अल्फा जो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब ये बनता किस किस के बीच में है, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्शन, एक आपका लिमिटिंग रिएक्शन आ गया आर, और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया आर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ही जो है वो नॉर्मल हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी, इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग जो रिएक्शन रहेगा उसके बाद ही हमारे पास स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन आएगी, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज भी दोस्तों यही कुछ रहता है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट व्हिच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है थीटा होता है, ठीक है, और आप इसे डिनोट कर सकते हो थीटा से, tan थीटा यहाँ पर आपके पास बन जाता है, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू1। म्यू1 क्या है आपका दोस्तों, म्यू1 है कांस्टेंट। तो यहां से आप इजीली जो है निकाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो गई, काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, एंड उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस अब लगातार आती रहेंगी, हम आपके लिए कंसेप्ट जो है लेकर आते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।